और सपने में अक्सर उनको एक लेडी दिखती थी जिसके माथे पर एक बड़ी सी जो मोटी वाली बिंदी होती है वो होती थी। वो इनको अपने पास लेके लोरी सुनाती थी, अपने गोद में बैठाकर लोरी सुना रही है। ना तो उसके घर में कोई भी फोटो थी अपनी मम्मी की, ना उसके पापा कभी बात करते थे और ना उसकी दादी कभी बात करती थी। जब भी वो मम्मी के बारे में बात करने जाती तो या तो वो टॉपिक चेंज कर दिया जाता, या फिर जब वो ज़्यादा कुछ पूछने लगती तो उनको डांट कर बता देते कि तो अपना काम क्यों नहीं करती, अपने काम से काम रख। जो ज्योति होती है वो स्मिता को ना एक तरीके से पानी की तरफ लेके जा रही थी और वो पीछे से आता, उसको ऐसे पकड़ता, उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है भाई। इतना जोरदार कि रात को वो जो गूंज थी ना भाई, पूरी बावड़ी में गूंज गई। जो ज्योति थी ना वो उसी बावड़ी में डूब गई थी। बाद में उसकी बॉडी को निकाला जाता है, मतलब कुछ घंटों बाद उनको पता लगता है, उसकी बॉडी को निकाला जाता है। और ये चीज़ देख के ना भाई बड़ा ही दुख होता है। अब किसी को नहीं पता, किसी ने देखा नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अर्जुन को पाने के लिए वापस से हम स्मिता की जान दे देंगे। स्वागत है दोस्तों जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम आपके पास एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसको शायद सुन के आपकी रूह कांप जाए, और उसी कहानी को नैरेट करने के लिए द यंग पॉडकास्ट से आज हमारे साथ है विकास भाई। कैसे हैं विकास भाई? भाई मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहुत कम ना ऐसे मौके मिलते हैं कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी स्टोरी जो मेरे पास होते हैं कंटेंट उनको मैं बताऊँ। मतलब काफ़ी मन करता है नरेट करने का, बट मौके बहुत कम मिलते हैं। थैंक यू सो मच भाई वो मौका देने। विकास भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, ठीक है। और आप जो स्टोरी सुना रहे थे मैं जानना चाहूँगा क्या घटना थी और क्या था उसमें। जी भाई, सबसे पहले तो मैं स्टोरी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा जी। ये जो स्टोरी है मुझे दिल्ली की एक लड़की है जो एग्जैक्टली नॉर्थ दिल्ली में कहीं रहती है, उन्होंने शेयर की। और जब उन्होंने मुझसे शेयर की तो रात के करीब 10 या 11 बज रहे होंगे। उन्होंने कुछ प्रूफ मुझे भेजे, फोटो भेजी कि विकास मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे पास प्रूफ है, आप ये देखो और प्लीज़ मेरी स्टोरी एटलीस्ट एक बार सुन लो। हो सकता है कि किसी की हेल्प हो पाए या फिर मैं कुछ लोगों तक पहुँच पाऊँ। तो मैंने पूछा कि ठीक है आप एक काम करो, वॉइस नोट मुझे भेज दो। तो जब उन्होंने वॉइस नोट भेजना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग की ही लगभग 1-2 मिनट के अंदर मैं समझ गया था कि ये स्टोरी ना भाई बहुत ही अमेजिंग और बहुत कुछ है इसमें, तो शायद वॉइस नोट के जरिए एक कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो पाएगा। तो मैंने कॉल करने को बोला और उस रात लगभग 2 घंटे हमारी बात हुई। उन्होंने स्टोरी सुनाई भाई, लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स तो नहीं थे उसमें, लेकिन भाई वो ना मेरे दिल को छू गई। साथ साथ उसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो ओकल्ट होता है, भूत प्रेत होता है, तंत्र होता है, इन सब से मिला जुला कर कोई एक किस्सा उनके साथ पूरी लाइफ में हुआ था। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? जी, ये मेरी उनसे बात हुई थी लगभग शायद 25 दिसंबर के आसपास। तो 25 दिसंबर को उन्होंने मुझे बताया। मैं डायरेक्टली स्टोरी से ही स्टार्ट करता जो उन्होंने मुझे बताया। ये जो लड़की हैं इनका नाम है स्मिता। स्मिता नॉर्थ दिल्ली में रहती है। लेकिन एक जो बहुत ही अजीब चीज़ है ना वो ये थी कि बचपन से ना इनको एक सपना आता था। और सपने में अक्सर उनको एक लेडी दिखती थी जिसके माथे पर एक बड़ी सी जो मोटी वाली बिंदी होती है वो होती थी। वो इनको अपने पास लेके लोरी सुनाती थी, अपने गोद में बैठाकर लोरी सुना रही है। और वो जो लोरी की जो आवाज़ थी ना वो ऐसा लगता कि किसी एक खाली कमरे में वो बैठे हैं और वो आवाज़ गूंज रही है। ये सपना उनको अक्सर आया करता, और जब भी ये सपना आता था ना तो ये सपने जब भी आता था तो वो एकदम उड़ जाती थी, जग जाती थी, और पता नहीं क्यों उनको ना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा जी, एक चीज़ और, उनकी ना माँ नहीं थी, उनकी मम्मी नहीं थी। और जब भाई किसी की मम्मी नहीं होती है और बाकी सब अपने मम्मी के बारे में बात करते हैं, बताते हैं दोस्तों में, तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगता था। तो वो चाहती थी कि एटलीस्ट उसके माँ के बारे में उसको कुछ पता लगे, कुछ बताएं। लेकिन बहुत ही अजीब चीज़ ये थी कि ना तो उसके घर में कोई भी फ़ोटो थी अपनी मम्मी की, ना उसके पापा कभी बात करते थे और ना उसकी दादी कभी बात करती थी। जब भी वो मम्मी के बारे में बात करने जाती तो या तो वो टॉपिक चेंज कर दिया जाता, या फिर जब वो ज़्यादा कुछ पूछने लगती तो उनको डांट कर बता देते कि तो अपना काम क्यों नहीं करती, अपने काम से काम रख। ऐसे कह के हमेशा वो टॉपिक
मतलब क्लोज के कर बारे में देते कोई थे। डिटेल देते नहीं थे। मम्मी के बारे में कोई डिटेल नहीं देते थे, बात करना उनको अच्छा नहीं लगता था, साथ ही साथ कोई भी फोटो नहीं थी। तो आप सोचो कि कोई पर्सन है जिसकी एज लगभग अभी फिलहाल जब वो ये सब इंसिडेंट स्टार्ट हुआ तब उनकी एज थी लगभग 16 साल, 16 या 18 साल थी। तो किसी की एज लगभग 18 साल हो चुकी है और उसको अपनी मम्मी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भाई कैसा लगेगा, बुरा तो लगेगा ना। और पता नहीं क्यों मेरे घर वाले मुझसे ये बात छुपा रहे हैं, या फिर पता नहीं क्यों मेरी ही मम्मी की बातें मुझे नहीं बताना चाह रहे हैं। ये जो सवाल है ये अक्सर उनको भाई बहुत अजीब लगता था और वो रोने भी लगती थी, ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन कभी नहीं पता लग पाया उनको। और वो जो सपना था वो सपना उनको अक्सर आया करता है। मतलब वो मेमोरीज ही डिलीट कर दी गई कि अपनी माँ को कभी हाँ, याद ही जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती, याद ही मत करो, तुम उसका नाम ही मत लो, ऐसे। करेक्ट। और एक और चीज़ थी भाई, ऑब्वियसली जब कोई अपने टीनेज में आता है तो उनके ना बाहर कुछ रिलेशन स्टार्ट होते हैं, तो इसके भी कुछ बॉयफ्रेंड्स बने। बट वो जो बॉयफ्रेंड्स होते थे ना भाई, उनके साथ भी एक बहुत कॉमन चीज़, कोई ना 3-4 दिन से ज़्यादा, जैसे उनका रिलेशन स्टार्ट होता कोई क्लोज आने की कोशिश करता, 3-4 दिन से ज़्यादा ना उनका रिलेशन चलता नहीं था। और उनके जो बॉयफ्रेंड होते थे वो अक्सर एक शिकायत करते कि उनको ना सपने में कोई लेडी दिखी है और उन्होंने उसको कुछ ऐसी बातें बोली जिससे वो जो लड़के थे वो डर जाते। एंड इवन एक लड़के के साथ तो इतना बुरा हुआ भाई, जब वो रात को नॉर्मली सोया, रात को उसको कुछ सपना आया और उसके बाद जब उसने सुबह उठकर देखा तो भाई उसकी पूरी पीठ लाल, ऐसे लग रहा था कि उसको सच में किसी ने पीटा है बुरी तरीके से। और वो सपना जो आता था, सपने में स्मिता का नाम या उसका चेहरा आता, तो उन लोगों को लगता कि भाई तेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, हमसे तू करवा रही है या फिर पता नहीं क्या है, तू प्लीज़ हमसे दूर है, हमें नहीं चाहिए तेरी दोस्ती भी। तो ऐसा 3-4 बार हुआ, तो वो लड़की सच में बहुत परेशान हो गई कि भाई मेरे को ये सपना क्यों आता है, ये ना तो मेरा कोई रिलेशन आगे बढ़ रहा है, फैमिली भी भाई वो एक तरीके से टॉक्सिक हो गई है, बाकी हर काम में अच्छी है, वेल सेटल्ड फैमिली, काफ़ी रिच फैमिली है, बट एक इस चीज़ की वजह से उसको वो जो भी पैसा था, जो भी फेम थी, वो सब नहीं चाहिए था, उसको बस अपनी माँ के बारे में पता करना था। अब घर वालों से तो पूछ नहीं सकती थी। अब उसने एक दिन, एक कोइंसिडेंस ये हुआ कि उसके पापा अपने बिजनेस के काम से बाहर गए हुए थे कुछ दिन से, और कोई फैमिली फंक्शन था जिसमें उसने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे को कुछ काम है, और उसकी दादी चली गई, यानी कि घर पे कोई नहीं था। उस दिन उसने सोचा कि आज तो मैं थोड़ा सा छानबीन करती हूँ, शायद मुझे कुछ पता लगे। इस टाइम पे उसकी एज लगभग 18 साल हो गई थी और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में वो थी। तो ऐसे ढूंढते तो अपने पापा के कबर्ड में या फाइल्स वगैरह में उसको कुछ खास नहीं मिलता है, बट जो उनका स्टोर रूम होता है उसमें उनकी दादी की एक संदूक रखी थी। जब वो उसको खोल के देखती है तो वहाँ पर उनको ना एक पोस्ट कार्ड मिलता है जो कि काफ़ी पुराना था, और उस पोस्ट कार्ड पर एक नाम लिखा था जिसका लास्ट नेम शेखर था। अब उसकी जो मम्मी का नाम था ज्योति शेखर, और यहाँ पर जो उसको पोस्ट कार्ड मिला उस पर्सन का लास्ट नेम भी शेखर ही है। तो उसको लगा कि शायद ये मेरी मम्मी से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होगा, तो शायद मुझे कुछ पता चले। अब वो इतना डर चुकी थी क्योंकि 17-18 साल से जब भी उसने बात की तो कोई जवाब नहीं मिलता, उल्टा डांट लगती या फिर टॉपिक चेंज किया जाता। तो उसको लगा कि अगर मैं वापस से घर वालों से बात करूँगी, अपनी दादी या अपने पापा से पूछूंगी तो शायद कुछ नहीं होगा, ऊपर से जो एक मौका मुझे मिला है शायद इससे मैं हाथ धो बैठूँ। उसकी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं थे, केवल उसके पापा थे और उसकी दादी थी और वो थी, बस 3 ही लोग उसके घर पे रहते थे। अब वहाँ पर जब उसने पोस्ट कार्ड देखा था तो पोस्ट कार्ड पर एड्रेस था जैसलमेर का। अब जब भाई कॉलेज में होते हैं लोग फर्स्ट ईयर में, तो ऑब्वियसली उनकी काफ़ी सारी चीज़ें प्लान होती हैं, पार्टीज प्लान होती हैं, ट्रिप्स प्लान होती है। तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ना एक ट्रिप प्लान करते हैं जिसमें वो कहती है, वो होस्ट करती है कि मैं चलो अपने 2 दोस्तों के साथ में कि हम 3 एक ट्रिप पे चलते हैं, और मैं होस्ट कर रही हूँ इस ट्रिप को, हम जैसलमेर चलते हैं और 3-4 दिन वहाँ घूम फिर के आएंगे। तो उनको लगा ठीक है, अगर तू होस्ट कर रही तो चलते हैं, क्या दिक्कत है हमें। तो उसके बाद वो अपने घर वालों को बताती है कि पापा और दादी, मैं ना हम कॉलेज की ट्रिप जा रही है हमारी और हम लोग मनाली जा रहे हैं। उन्होंने मनाली का नाम लेके, उसको वही लगा जैसलमेर का नाम लूँगी तो शायद इनको डाउट हो जाए, फिर मुझे मना कर दे, नहीं वहाँ नहीं जाना। हाँ, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड थे जी। तो अब मनाली का नाम घर पे बोल दिया, उसके बाद ट्रिप प्लान हुई, फाइनली ट्रिप के लिए निकल गए वो। अब ट्रिप के लिए जब वो निकले तो भाई स्मिता की जो खुशी थी ना वो एक अलग ही लेवल पर थी, और उनके दोस्त में एक लड़की थी और एक और कोई लड़का था, तो यही 3 लोग गए थे।
अब ऑब्वियसली सभी को खुशी हो रही थी, सभी एक्साइटेड थे, बट स्मिता जो है ना वो काफी ज्यादा एक अलग ही चमक उसके चेहरे पर खुशी थी एकदम हो गई थी, हाँ, कि आज कि कुछ ना कुछ हाँ, पता चल जाएगा मुझे। राइट। तो वो लोग भी कह रहे हैं कि यार स्मिता देखो हम भी एक्साइटेड है, हम भी खुश हैं, बट पता नहीं क्यों तेरे को तो एक अलग ही एक्साइटमेंट नजर आ रही है। चलो जो भी है, अगर तू नहीं बताना चाहती क्या बात है तो कोई नहीं, तू खुश है, यही देख के हमें अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर जब वो पहुँचते हैं, लगभग शाम के टाइम पहुँचते हैं 7-8 बजे तक, वहाँ पहुँचे तो एक बहुत ही अजीब सी चीज़ जो उनके दोस्तों ने नोटिस की वो ये की कि स्मिता ने ना जो होटल जो चूज़ किया था वो जैसलमेर में जो बहुत ही मेन एरियाज होते हैं ना जहाँ पे लोग यूजुअली जाया करते हैं, वहाँ पर नहीं था, बल्कि उन एरिया से काफ़ी किलोमीटर दूर एक बहुत ही ग्रामीण से इलाके में कहीं था। जैसलमेर में गाँव ही गाँव है। हाँ, तो उनको लगा कि यार स्मिता कहाँ पर होटल ले रही है तू, मतलब हम ट्रिप पे आए हैं और मुझे लगा जितना हम देख पा रहे हैं मैप्स वगैरह पे तो यहाँ पर तो भाई कोई ऐसी कोई चीज़ साइट है ही नहीं जहाँ पे हम जा सकते हैं, इवन यहाँ से बहुत दूर दूर है, तो क्या प्लान है तेरा। तो वो बस इतना कहती देखो ये ट्रिप मेरी है, मैंने बहुत सारे प्लान्स कर रखे, तुम बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसे करते जाओ। ठीक है, मान लेते हैं कि चलो ठीक है यार, सुनते हैं, मिल रहा है, चलो हाँ और क्या, चलते हैं। तो भाई जब वो डे 1 होता है ना उनका ट्रिप का, तो वो जो होटल लेते हैं काफ़ी अच्छा होटल होता है, और उस होटल में जो एक होता है स्वीट रूम होता है वो बुक करते हैं। यानी कि मैं बताऊं कैसे, जैसे एक रूम है जो कि बेडरूम है, उस रूम से जैसे ही बेडरूम से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपरली एक हॉल टाइप है जिसमें सोफ़ा चेयर्स और ये सब लगा हुआ है, एक छोटी सी किचन है, ये उनका रूम है, होटल रूम है। अब स्मिता काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी, वो कल के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो वो कहती है अपने दोस्तों को जैसे वो फ्री होते खाना वाना खाने के बाद कि देखो मैं तो जा रही हूँ सोने और तुम लोग भी जल्दी सो जाना, सुबह हमें जल्दी निकलना है। वो पूछते कहाँ निकलना है, बोलो वो एक सरप्राइज़ है, वो सुबह ही पता लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। लेकिन अब उन दोनों को ना नींद आ नहीं रही थी, तो वो कहते देखो हमें अभी नींद नहीं आ रही, हम लोग बातें करेंगे और अपना थोड़ा सा कुछ भी काम करेंगे, एंजॉय करेंगे, तुम्हें नींद आ रही तुम जाके सो जाओ। तो कहती ठीक है मैं तो जाके सो रही हूँ। अब वो जाके सो जाती है। अब टाइम हुआ था अराउंड 2:30 बजे के करीब, और उसको ना आवाज़ आती है, मतलब जो वॉशरूम था, एक वॉशरूम बेडरूम में ही था, तो वो टाइम देखती है मोबाइल में, लगभग 2:30 या 2:45 बजे हुए हैं, और उसकी आंखें खुल जाती है, तो वो नॉर्मली अपना स्क्रॉल करने लग जाती है। स्क्रॉल करने लगी तो उसको ना एकदम से आवाज़ आती है अपने जो साइड में वॉशरूम था उसमें से। आवाज़ ऐसी थी कुछ जैसे जुकाम हो जाता है ना, तो अभी नॉर्मली आ रही है, कुछ देर के बाद में वो बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई रो रहा है वॉशरूम में। हाँ रो रहा है। अब उनके साथ में एक लड़की थी, तो उसको लगा कि शायद उसकी दोस्त तो नहीं है, और ऐसा क्या हो गया, हो सकता है कुछ लड़ाई हुई हो, कुछ झगड़ा हुआ, घर वालों ने कुछ कहा हो सकता है कुछ बात हो। तो उसे लगा कि मुझे ना, वो पहले तो वेट करने लगी कि वो बाहर आएगी तो उससे पूछूंगी एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो जब काफ़ी देर हो गई वो बाहर नहीं आई, तो उसने उसको कॉल किया, ये सोच के कि शायद इसको पता नहीं कि मैं जगी हुई हूँ, अब इसको पता लगेगा कि मैं जगी हूँ तो शायद बाहर आके शेयर करेगी। तो उसने उसको कॉल किया। अब जब उसने उसको कॉल किया ना भाई, तो वो जो लड़की है ना वो बाहर वाले रूम से अंदर आई, वॉशरूम से नहीं आई, बाहर वाले। तो ये चीज़ देख के भाई उसकी एकदम से वो खड़ी होती है, वो कहती है तुम बाहर थे तो यहाँ कौन है, वो ये बात कहती है। तो कहती है यहाँ तो कोई नहीं, हम दोनों तो बाहर हैं, हम अभी सोए ही नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं मुझे पूरा मतलब कॉन्फिडेंस। आप भाई आप एक चीज़ सोचो, एक इंसान उठा है, भले ही वो नींद से सो के उठा है, लेकिन वो स्क्रॉल कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपने होशो आवाज़ में तो है, उसको इतना तो पता होगा ना भाई ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो उसको कहते हैं कि नहीं तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, रात को मजाक मत करो। तो मेरे को ऐसा लगा कि तू रो रही है और ऐसे ऐसे कर रही है। तो कहती कि हाँ मैं कर रही थी ऐसा, लेकिन मैं तो बाहर वाले रूम में कर रही थी, मेरे को थोड़ी जुकाम हो गई है। तो उसको लगता है कि हो सकता है कि उसका वहम हो या फिर उसके दोस्त मजाक कर रहे हो, ये साउंड प्रैंक कर रहे हो, को भी हो जाता है, इधर का साउंड इधर सुनाई देता है। लेकिन भाई जिस तरीके से उसने मुझे बताया और जिस तरीके से, क्योंकि वो होशो हवास में थी, वो पूरी श्योर थी कि 100% ये आवाज़ वॉशरूम से आई थी। अब ठीक है, इस चीज़ को इग्नोर करती है, सो जाती है वापस से। अब सुबह 7-8 बजे उठते हैं, और इस दिन उसको वो सपना नहीं आया था, वो लेडी वाला। अब सुबह उठते हैं तो सुबह वो कहती है कि चलो चलते हैं। अब वहाँ से ना वो उनको किसी एक गांव में लेके जाती है। अब वो कहते हैं वहाँ पहुँच के, यार स्मिता तुम हमें कहाँ लेके आ गई।
तो फिर वो उनको बताती है कि देखो एग्जैक्टली बात ये थी कि मैं अपनी मम्मी के बारे में पता करने आई हूँ और मुझे पता लगा कि एग्जैक्टली इस एड्रेस पर शायद हो सकता है उनके बारे में कुछ पता लगे। अब स्मिता को ये पता था कि उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली कौन थी, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता था। उनका बैकग्राउंड क्या है, ओरिजिन क्या था, कुछ नहीं पता था। अब यहाँ पर स्मिता जब उस एड्रेस पर जाती है तो पहले तो उसको काफ़ी टाइम लगता है एग्जैक्टली वो एड्रेस खोजने में, क्योंकि उसको वहाँ जाके पता लगता है कि इस एड्रेस पर कोई अभी रहता ही नहीं है। लगभग 10 साल पहले इसको खाली करके लोग चले गए थे। अब वहाँ पे जाके जब वो पता करती है तो वो जो नाम लिखा हुआ था ना, वो एग्जैक्टली उसके मामा थे। अच्छा। वो उनके मामा थे। तो पता करती है तो वहाँ पे जाती है तो वो घर उसको दिख जाता है, जो कि काइंड ऑफ खंडर बन चुका था। वहाँ पे बड़े बड़े एक हवेली, छोटी सी हवेली थी, बड़े बड़े घास फूस पेड़ उग गए थे, है ना। सामान वामान ज़्यादा था नहीं, जो भी था तो कुछ पुराने बर्तन और ये सब थे जो कि बिखरे पड़े थे। मतलब एक होता है ना खंडर जगह खाली पड़ा है, जैसा लग रहा है कि किसी ने खाली कर दिया और अभी यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ऐसा। अब वो इस खंडर को देख के ना उसको ऐसे ग्लिम्पसेस आते हैं कि यार ये तो वही घर है जो उसको सपने में नजर आता है। अब ये तो भाई एक कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं सकता कि एग्जैक्टली जो बचपन से उसको सपना आ रहा है वही घर जाके वो देखती है। उसको याद आता है कि ये वो जगह है जहाँ पे वो उसको लेडी दिखती है और उसको लोरी सुनाई जाती है, एग्जैक्टली यही वो जगह थी। वहाँ पे जाके ना वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और जब आस पड़ोस वालों से पता करती है, अपना नाम बताती है ना, तो कुछ एक बूढ़ी सी लेडी थी, लगभग 60-65 एज होगी उनकी। वो उनसे पूछती, जब वो देखते हैं ना कि भाई यहाँ पे कौन आया है, यहाँ पे तो कोई नहीं रहता, तो आस पड़ोस वाले वो आते, वो कहते हैं कि अरे तू इतनी बड़ी हो गई है तू। फिर वो कहती हैं आप जानते हो मेरे को? कहते हैं हाँ तू तो यहीं तो रहती थी। अच्छा, तो पूछती है कि अच्छा तो बताओ कुछ मेरे बारे में कि मैं कब रहती थी, कैसे गए। तो कहते वो नहीं पता, लेकिन तुम ना एकदम से, तुम और तुम्हारे पापा यहाँ रहते थे, उसके बाद तुम लोग एकदम से चले गए, जैसे तुम्हारी माँ की डेथ हुई तो तुम लोग चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। तो अब उसको भी इतना समझ में आ गया कि किसी टाइम पे वो और उसके पापा यही रहते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को भी नहीं पता है, वो कहाँ गई, क्यों गई, किसी को नहीं पता। तो वो आगे की स्टोरी जानना चाहती थी। अब वहाँ पर क्या करती है ना भाई, उस खंडर वाले जो हवेली होती है उसमें घूमती फिरती रहती है। तो वहाँ पे ना उसको एक लॉकेट मिलता है जो इसका प्रूफ है, जो उसने बताया ना कि मैं आपको एक प्रूफ भेजती हूँ। उसको एक लॉकेट मिलता है और उसको पता नहीं क्यों ऐसे फील आती है कि ये लॉकेट कहीं ना कहीं उसकी माँ से रिलेटेड है। वो उसको उठा के अपने पास रख लेती है और वो अपनी माँ को लेके ना, मतलब उसको इतना समझ में आ गया जब अपनी बाकी के गांव वालों से जब वो पूछती है कि मेरी माँ कैसी दिखती थी, तो उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसको समझ में इतना आता है कि जो भी लेडी उसके सपने में आती थी वो उसकी माँ ही थी जो उसको लोरी सुनाती थी। अब उसके बाद में उसके दोस्त तो बोर हो रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं कि यार स्मिता ठीक है तुमने पता कर लिया ना, देख लिया ना, ठीक अब चलते हैं, अब सच में किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर हम लिटरली घूम फिर सकें, थोड़ा सा इंजॉय कर सकें। तो स्मिता कहती है ठीक है। तो वो पूरा दिन तो उसमें चले जाता है, वहाँ पे बैठते हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं, इस तरीके से पूरा चले जाता है। और स्मिता जो है ना उसके दिमाग में अलग ही प्लान चल रहे थे। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे न कैसे करके सेकंड डे भी वो वहीं जाए और कुछ पता करने की कोशिश करे। लेकिन उसको इतना पता था कि भाई एक दिन तो मेरे दोस्तों ने मेरी सुन ली, अब ये नहीं सुनेंगे मेरी, क्योंकि ये अपने अलग प्लान्स बना के आए हैं, ये ट्रिप पे आए हैं, ये मेरे दिन चक्कर में इन्होंने एक दिन दिया ठीक है बट आगे नहीं दे पाएंगे। तो वो सोचती है कि काम करती है, उनको ये बोल देती हूँ कि मेरी ना तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, एक काम करो तुम दोनों चले जाओ घूमने फिरने, मैं तुम्हें अगले दिन ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन इसके दोस्त उसको ये कहते हैं, जब ये बात कहती है कि देखो स्मिता हमें सब पता है कि तू ऐसा क्यों कह रही है, हम समझते हैं कि तेरा एक इमोशनली एक रीज़न है, बट समझने की कोशिश करो कि उस एक दिन में हमने मैक्सिमम जो भी हम पता कर सकते थे हमने कर लिया है और अब हमें अगले ट्रिप पे जाना चाहिए, और अगर तू नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी यहीं पे बैठे रहेंगे। अब उसको समझ में आएगा भाई ये पैसा उसका काम नहीं करने वाला, तो उसको अब वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो अपने चक्कर में उनकी ट्रिप भी खराब करे, तो वो उनके साथ चली जाती है। अगले जो 3 दिन होते हैं वो अपने उस ट्रिप में लगाते हैं। लेकिन इस पूरी ट्रिप में ना स्मिता कहीं ना कहीं ऑफ थी एकदम, वो एक तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट थी नहीं, प्रेजेंट वो कहीं और ही थी। हाँ, उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ जानने को कर रहा था कि अब पता करना पड़ेगा। अब वो उस ट्रिप से वापस आ जाते हैं।
इस बार वो सोचती है कि इस बार मैं ना अच्छे से अपने पेरेंट्स से इस बार बात करूंगी, अपने पापा से, अपनी दादी से, क्योंकि इस बार उसको एटलीस्ट कुछ चीज़ें पता है कि वो यहाँ पे रहती थी, उसके पापा भी रहते थे और उसकी माँ ही है जो सपने में आती थी। क्योंकि पहले तो उसके घर वाले कह रहे थे कुछ भी कह के यार कुछ नहीं कुछ सपना है बस, ऐसे कह के टाल देते थे। तो अब वो चाहती कि अब मैं जाके अपने घर वालों से पता करूंगी, अब तो उनको बताना ही पड़ेगा कि बाकी की कहानी क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या था मेरी माँ के साथ। अब जैसे वो लौटते हैं उसके 2 दिन बाद उसके पापा भी आ चुके थे अपनी बिजनेस ट्रिप से, तो अपने घर वालों को बताती है कि पापा दादी मैंने आप लोगों से एक झूठ बोला कि हम लोग मनाली नहीं गए थे, हम लोग एग्जैक्टली जैसलमेर गए थे। अब ये बात सुनते के साथ उसके पापा जो गुस्से में आते हैं भाई अलग ही, चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, उसको डांटना स्टार्ट करते हैं, हमसे झूठ बोलने लग गई है, मतलब हमें बता देती, हमें नहीं बताया, और ये सब चीज़ मतलब गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को नहीं बात करनी तुझसे। तो वो समझ जाते कि भाई पापा तो बात नहीं करने वाली इस बारे में, पापा से मैं क्या ही पूछूं। फिर वो अपनी उसकी जो दादी थी उसकी दादी उसके पापा को समझाती कि अरे कोई नहीं बच्ची है, ये है वो है तो ठीक है। तो उसको थोड़ा सा लगता है कि शायद दादी बता देगी, दादी शायद बता देगी, दादी से बात करना सही रहेगा। वो अपनी दादी के पास जाती है, अपनी दादी को सारा बताती है कि दादी मेरे को ना वो एड्रेस मिला है ऐसे ऐसे करके, और मैं अपने मामा के घर गई, वहाँ पर जाके मेरे को ये पता लगा, प्लीज़ आप मुझे अब तो बता दीजिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब उसकी दादी सोचती है कि यार अब उसके पास और कोई तरीका नहीं है, कब तक छुपाएंगे अपनी बच्ची से। उसकी दादी बताना स्टार्ट करती है। उसकी दादी बताती है कि स्मिता तुम्हारा ना एक भाई था, तुमसे बड़ा था, जो कि लगभग जब 8 साल का था ना तब उसकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी। एकदम से ही बीमार हुआ और हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हमने पूरा चेकअप करवाया जो भी कर सकते थे, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी, रिच फैमिली थे। तो उन्होंने अपना बेस्ट किया, बट पता नहीं किस रीज़न से ही वो नहीं ट्रीट हो पाया और उसकी डेथ हो गई। और उसकी मम्मी जो है ना वो अपने उस भाई से बड़ा ही प्यार करती थी। उस टाइम पे स्मिता की एज शायद 2.5 साल रही होगी। तो उसकी मम्मी उसके भाई का नाम था अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। और एक तरीके से जैसे उसकी डेथ होती है ना भाई, तो मेंटली ना थोड़ी सी वीक हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। उसकी माँ उसके भाई के जाने के बाद ऐसे करती, एक तो स्मिता पर ध्यान देना छोड़ दिया था। स्मिता भाई 2-2.5 साल की बच्ची है, उसको भी पूरी केयर करनी पड़ती है, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। और वो धीरे धीरे ना उसको थोड़ी डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया, लेकिन उसकी हरकतें नहीं सुधर रही थी, यानी कि मेंटली वीक होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। और अक्सर वो एक चीज़ किया करती, उसको ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन इस दुनिया में नहीं है। उसको ये लगता, वो यही बात कहती कि अपने पापा, उसके पापा, स्मिता के पापा को कहती कि देखो ना अर्जुन खाना नहीं खा रहा है, अभी अभी खेल के आया, सुबह से निकला हुआ था बाहर, एज इफ अर्जुन यहीं कहीं है। और उससे वो बात कर रही है, उसको बता रही है कि खेलने मत जाओ, पहले खाना खाओ, स्कूल नहीं गए, स्कूल से तुम्हारी कंप्लेंट आई, ये सब चीज़ें वो कहती थी, एज इफ कि भाई अर्जुन सच में अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये सब चीज़ें जब भी उसके पापा और उसके दादी देखते तो वो समझ जाते कि भाई ये तो ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो करना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा रहेगा तो शायद ये अपना आपा खो बैठे। अब किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने उनको बताया कि इनको ना कहीं दवाइयाँ तो हम दे ही रहे हैं, बट इसके अलावा इनको कहीं और ले जाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ कहीं और से भी ज़्यादा कुछ ऐसी जगह पे इनको ले जाइए जहाँ पर ये वहाँ के लोगों से मिल जाए और इस चीज़ को भूल जाए। तो उनको लगा कि सबसे बेस्ट तो उसकी मम्मी का खुद का जो मायका है वही है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उसका पूरा भाई एक तरीके से बचपन बीता है, तो वहाँ के सभी लोगों को जानती है, और शायद वहाँ जाके वो अर्जुन को भूल जाए या फिर ये चीज़ बिलीव कर ले कि अर्जुन अब वापस नहीं आने वाला। तो उसके पापा, क्योंकि मैंने बताया कि एक बिजनेसमैन थे, तो वो भी थोड़ा सा कुछ कर सकते थे कि ओवर दी कॉल्स अपना बिजनेस वहाँ से मैनेज करे। तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ महीनों के लिए, 2-4 महीने के लिए हम वहाँ पे चले जाते हैं। और स्मिता को ले गए, स्मिता का स्कूल तो था नहीं, 2-2.5 साल की थी, तो स्मिता को लेके चले गए। और उसके बाद में लगभग 1 हफ्ता वहाँ रुकने के बाद उनको लगा कि हाँ फ़र्क है। स्मिता की जो मम्मी थी उसका नाम था ज्योति शेखर। तो ज्योति जो हैं वो वहाँ पे जैसे अक्सर हफ्ते 10 दिन के बाद ही अक्सर बाहर जाना, मंदिर जा रही हूँ, कोई मेला लगा है मेले में जा रही हूँ, आस पड़ोस के जो लोग थे उनके साथ बातें करती है ना, अपनी जो कुछ स्कूल की फ्रेंड्स थी या दोस्त थे उनसे मिलती रहती। तो कहने का मतलब काफ़ी सारे लोगों से वो घिर गई थी, और ये चीज़ धीरे धीरे करके अर्जुन के बारे में बातें करना वो कम बातें करना उसका कम हो गया था। साथ ही साथ उसने ना एक नई चीज़ स्टार्ट की थी, लगभग 15-20 दिन बाद उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया था।
उसकी मम्मी ने तो उसके पापा को लगा यार कि चलो सही है, कम से कम कुछ नया ट्राई कर लिए है, नए लोगों के बीच में है, अर्जुन की बातें आजकल नहीं करती, तो शायद ये सही होने लगी है, इस बार हम मतलब सही जगह पर आए हैं। और लेकिन उसके पापा ने ना कभी भी उसकी डायरी नहीं पढ़ी। वो अक्सर ये कहते थे कि नहीं, किसी की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो उसके पापा भी रिस्पेक्ट करते थे उस चीज़ की, तो उसके पापा भी नहीं पढ़ते थे उसकी डायरी कभी भी। अब यहाँ पर जब इस चीज़ को महीना हो गया तो उसके पापा ने सोचा कि अब तो 1 महीना हो गया है और ये सही भी है, अर्जुन की बात नहीं करती है और स्मिता का भी अब ख्याल रखती है अच्छे से। तो अपनी वाइफ को कहते हैं कि देखो अभी ना काफ़ी टाइम हो गया है, हम ना वापस चलते हैं, और क्योंकि मेरे को भी काम वाम है। तो जब वापस जाने का नाम आता है ना भाई, तो वो एकदम से उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, वो एकदम गुस्से में आ जाती है, वो एकदम रोने से लग जाती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, आपको जाना है तो आप चले जाओ, ऐसे करके वो तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देती है। मतलब वापस से वही चीज़ें, वही लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसको लगता है कि नहीं अभी वापस ले जाना सही नहीं होगा, कुछ महीने हम और रुकते हैं। तो और रुक जाते हैं और स्टे कर लेते हैं। अब ऐसे ही रैंडमली एक दिन वो ना कुछ कर रहे थे और उनकी डायरी हाथ में लग जाती है उसकी मम्मी की, और वो डायरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डायरी पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत बढ़िया था, सब कुछ बहुत अच्छा था। उस डायरी में लिखा हुआ था कि अर्जुन जो है बड़ा ही प्यारा लड़का था, बट शायद उसका इस दुनिया में इतना ही समय लिखा था। स्मिता जो है, स्मिता भी काफ़ी प्यारी है, काफ़ी सही लड़की है, काफ़ी अच्छी है, समझदार है। स्मिता अभी बहुत जल्द स्कूल जाने लगेगी। ये सब चीज़ें मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें उसने लिखी हुई है। उसको पढ़कर अच्छा लगा कि अर्जुन की बातें इसमें ज़्यादा नहीं है और इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि अर्जुन अब नहीं आने वाला। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है, लगभग 10-12 पेजेस पढ़ने के बाद में वो पढ़ता है कि किसी प्रशांत का जिक्र था यहाँ पे, किसी प्रशांत के बारे में बात थी। वो लिखती है कि आज मुझे ना प्रशांत मिला। प्रशांत उसके कॉलेज में कोई था, उसका शायद जूनियर या सीनियर था, उसकी क्लास में था, जूनियर या सीनियर था। वो लिखती है कि आज मुझे प्रशांत मिला और प्रशांत से काफ़ी देर बात हुई। प्रशांत मेरी बात को समझा, मेरी बेचैनी को समझा। प्रशांत ने बोला है कि वो मुझे अर्जुन से मिलाएगा। तो अब उसको एक बात थोड़ी सी दिमाग में आई कि प्रशांत कौन है और ये ऐसा क्यों कह रहा है कि अर्जुन से मिलाएगा। तो उसको ये लगता है कि शायद ये इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ भी बोल रहा है। उसको पता है ना कि भाई प्रशांत अर्जुन ऐसे थोड़ी आ सकता है। वो आगे पढ़ता जाता है और आगे कहीं पर लिखा होता है कि अर्जुन को पाने के लिए मुझे स्मिता को खोना होगा और प्रशांत इसमें मेरी पूरी मदद करेगा, अर्जुन वापस आएगा। ऐसा कुछ लिखा था। अब ये पढ़ के उसको समझ में आता सारा किस्सा क्या है, कि ये जो प्यार लुटा रही है स्मिता पर, ये इसलिए कि शायद हो सकता है कि प्रशांत का कोई प्लान हो या इसका कोई प्लान हो कि अर्जुन को पाने के लिए वापस से हम स्मिता की जान दे देंगे। ऐसे उसने ये पढ़ा कि स्मिता की जान खतरे में है। वो भाई सब कुछ भाप जाता है और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो एक तरीके से कन्फ्यूजन में फंस जाता है कि यार वो करे क्या, कहाँ से तो प्रशांत को ढूंढे, कैसे उसकी वाइफ को मनाए और कैसे स्मिता को बचाए। बस इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था। फिर अब बस उसने ये किया कि अब कर तो कुछ नहीं सकते, इसको रंगे हाथ ही पकड़ेंगे। स्मिता का ज़्यादा ध्यान रखने लगा, कहाँ जा रही है, कब जा रही है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने लगा। इसके लगभग 4-5 दिन बाद ही वो नोटिस करता है कि रात को सोते वक्त नोटिस करता है कि स्मिता नहीं है और साथ में देखता है कि उसकी वाइफ भी नहीं है। अब उसको तो पता था कि शायद ये स्टेप उठा सकते हैं, तो वो एकदम से भाई उठता है, जल्दी देखता है भाई कहाँ गए। अब घर से बाहर निकल के देखता है तो उसको दूर कहीं दिखता है कि कोई जा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि स्मिता ही जा रहे हैं। वो नंगे पैर ऐसे ही भाग पड़ता है भाई, उनके पीछे भाग पड़ता है। अब भाई राजस्थान में ना बावड़ी होते हैं जो पानी मतलब समझते होंगे बावड़ी, पानी का कुआं जैसा जो जिसमें पानी स्टोर किया जाता था, वो ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, खासकर जैसलमेर में, क्योंकि वहाँ बारिश वगैरह ज़्यादा होती नहीं है, तो जब भी होती है पानी स्टोर कर लेते हैं। तो वो उनके पीछे पीछे जाता है, वो देखता है कि वो किसी बावड़ी के आसपास वो खड़ी है। अब उसको जो दिमाग में जो आता है वो ये आता है कि शायद वो इसको इसमें डुबोने वाली है। और ऐसा ही होता है। जो ज्योति होती है वो स्मिता को ना एक तरीके से पानी की तरफ लेके जा रही थी और वो पीछे से आता है, उसको ऐसे पकड़ता है, उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है भाई, इतना जोरदार कि रात को वो जो गूंज थी ना भाई पूरी बावड़ी में गूंज गई। उसके बाद
उसने एक हाथ से स्मिता को पकड़ा और ऐसे पीछे फेंक दिया। और स्मिता को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा, उसको बस ये दिख रहा है कि उसके मम्मी पापा लड़ रहे हैं आपस में, और वो रोने लग गई। अब जैसे उसने उसको थप्पड़ मारा, उसको पीछे फेंका, तो ज्योति को लगा कि भाई उसका पूरा प्लान फेल हो गया, उसको अर्जुन पता नहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। वो एकदम से गुस्से में आ जाती, उसकी आंखें भाई लाल, और पता नहीं कहाँ से उसमें ताकत आती है, वो उसके पापा को इतना तेज धक्का मारती है वो दूर जाके गिरते हैं। अब वो ये चीज़ समझ गए थे कि इस टाइम पे इसको संभालना, इससे बात करना बिल्कुल सही नहीं है। वो बस स्मिता को पकड़ते हैं और फटाफट भाग के गांव की तरफ आते हैं। गांव से उसके मामा को बोलते हैं और कुछ और लोगों को इकट्ठा करते हैं कि चलो जाके उसको कुछ वो कर रही है, जाके उसको पकड़ते हैं। जब वो लोग जाते हैं वापस से, तो भाई लाठी वगैरह लेके जाते हैं कि इनकेस क्या पता वहाँ पे कोई और भी हो, प्रशांत भी हो, पकड़ेंगे साले को, कौन है ना, ऐसे। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई नहीं वहाँ पे, एकदम सन्नाटा है। थोड़ी देर बाद में भाई सुबह तक उनको पता लगता है जो ज्योति थी ना वो उसी बावड़ी में डूब गई थी। बाद में उसकी बॉडी को निकाला जाता है, मतलब कुछ घंटों बाद उनको पता लगता है, उसकी बॉडी को निकाला जाता है। और ये चीज़ देख के ना भाई बड़ा ही दुख होता है। अब किसी को नहीं पता, किसी ने देखा नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे इसकी डेथ हुई, इसने सुसाइड किया या किसी ने इसको मारा है, एग्जैक्टली हुआ क्या है। पोस्टमार्टम होता है, ये सब चीज़ें होती है, तो पता लगता है कि इसकी जान डूबने से गई है। अब यहाँ पर उसके पास डायरी थी, डायरी में पढ़ता है तो उसको और तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बस उसको यही पता लगता है कि भाई कोई प्रशांत है जिसने शायद ये सब करवाया है या फिर ये सब करने के लिए इसको एनकरेज किया है। वो उसके पापा और उसके मामा जाके पुलिस में FIR लिखवाते हैं। वहाँ का जो भी स्टेशन था वहाँ पे जाके सबूत के तौर पे वो डायरी सबमिट करते हैं और उनको बताते हैं कि प्रशांत को पकड़ो, ये प्रशांत कौन है। अब पुलिस भी बहुत खोजबीन करती है प्रशांत को ढूंढने की, लेकिन भाई इस नाम का कोई भी उसके कनेक्शन में या उसके कॉलेज में पता करने की कोशिश करती है तो इस नाम से उनको कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है। और फिर ऐसे करते करते मामला जो है ठंडा पड़ जाता है। जब उसकी मम्मी की 13वीं हो जाती है तो उसके पापा को लगता है कि यार अब यहाँ पे रहना सही नहीं है स्मिता के लिए, मैं है ना, वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी, मतलब एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी को ही मारना चाह रही है, रीज़न जो भी हो, तो उसको लगा कि अब से इसको, मतलब कोई भी अपनी माँ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगी इसको दूर रखूँगा, उसका साया तक नहीं बढ़ना चाहिए इस पर। ये चीज़ सोच के उसको तुरंत जैसी जो क्रियाएं होती हैं, वो आखिरी क्रिया, अंतिम क्रियाएं, वो ख़त्म करके वो तुरंत वापस दिल्ली आते हैं। उस दिन के बाद से उनको भी उसके मामा वगैरह जो भी थे सबको बताए थे कि देखो ये बात है और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप समझते हुए हम अपना रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। सारे रिश्तेदार मतलब कि इस साइड जो जैसलमेर में जो भी था ना, जो भी उसकी मम्मी की तरफ से जो रिश्तेदारी थी उसको ख़त्म करे कि हमें कोई कनेक्शन नहीं रखना। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से स्मिता को ये पता लगे कि खुद इसकी माँ इसको मारना चाहती थी। समझ रहे हो ना, मतलब एक बच्चे के दिल पे, मतलब माँ का दर्जा भाई बहुत अलग होता है, उसके ऊपर या उसके आसपास भी कोई नहीं होता। तो वो नहीं चाहते थे कि वो उसकी माँ का साया उसके ऊपर पड़े और उसको पता लगे कि खुद उसकी माँ उसको मारना चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। अब ये चीज़ उस दादी उसको बताती है। अब ये चीज़ सुन के तो उसको भी थोड़ी सी हेट फील होती है अपनी माँ के बदले। अब उसको समझ में आता है कि क्यों उसके पापा कभी भी बात नहीं करते थे, क्यों उसके पापा उसकी माँ से इतनी नफरत करते थे कि जब भी उनकी बात आती वो टॉपिक चेंज कर देते या फिर गुस्से में आ जाते, उनका एक हाव भाव भी चेंज हो जाता था। तो उसको यहाँ पे लॉजिक कुछ समझ में आए। बट जब कुछ 1-2 दिन बाद जब वो थोड़ा सा और सोचती है तो उसको पता लगता है, उसको लगता है कि यार ये तो ना एक साइड की स्टोरी हुई, एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो नहीं पता ना, ये तो जो पापा ने दादी को बताया होगा वो है, वो चीज़ है। और अगर ये लोग सच कह रहे हैं तो जो FIR की बात कही तो वो चीज़ भी सच होगी। और अगर ऐसा ही है कि मेरी मम्मी मुझे मारना ही चाहती थी, मुझे हेट करती थी या फिर इतना प्यार नहीं करती थी, तो आज तक वो मेरे सपने में क्यों आती है, मुझे गोद में सर रख के, मतलब प्यार से लोरी क्यों सुनाती है आज भी मेरे सपने में आके मेरे आसपास। उसको ना एक और चीज़ में ऐड करना बताना भूल गया कि उसको ना अक्सर ऐसा रहता था कि कोई ना उसके पास है हमेशा ही। और एक तरीके से उसको ये हमेशा लगता था कि वो कभी भी अकेली नहीं है, चाहे वो कहीं बाहर हो, चाहे वो कहीं अपने खुद के घर में हो, चाहे सो रही हो, हमेशा उसको लगता था कोई ना कोई पास है। तो यहाँ तक उसको इतना कंफर्म हो चुका था कि कहीं ना कहीं वो मेरी माँ ही है, किसी ना किसी फॉर्म में वो है मेरे साथ।
और एक और चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि उसके जो भी रिलेशन स्टार्ट होते थे उन लड़कों के साथ कुछ अजीब अजीब होता था। बाद में स्मिता को पता लगा कि वो जो लड़के थे वो सही नहीं थे, उनके खुद ऑलरेडी काफ़ी मल्टीपल रिलेशंस थे और उनका फीडबैक सही नहीं था, यानी कि एक तरीके से रेड फ्लैग थे, वो बहुत ही टॉक्सिक वाले थे। तो उसको पता लगा कि शायद मेरी मम्मी जो है मेरी हेल्प करने के लिए या फिर मुझे सेफ रखने के लिए ऐसा उन्होंने किया। अब यहाँ पर ना भले उसकी दादी ने कुछ भी बताया हो, लेकिन वो सारी बातें ना एग्जैक्टली मैच नहीं खा रही थी जो भी उसके साथ हो रहा था। तो उसको लगा कि यार हो सकता है कि एग्जैक्टली में कुछ और हुआ और मेरे पापा ने यहाँ पे आके कोई भी स्टोरी बता दी हो, है ना। तो अब वो प्लान करती है कि वापस से तो जैसलमेर जाकर ही पता लगेगा कि अगर एफआईआर है सच में तो इसका मतलब ये सही कह रहे हैं, वरना तो ये सब कुछ झूठ है। तो दूसरे पक्ष की जो स्टोरी है वो जानने के लिए वापस से जैसलमेर निकलती है। इस बार भी किसी को नहीं बताती, इस बार एकदम अकेले निकलती है। जैसलमेर पहुंची, उस एरिया का जो भी पुलिस स्टेशन था वहाँ पर गई। अब ऑब्वियसली भाई एफआईआर तो मिल गई, उसको पता लग गया कि आज से कुछ साल पहले, लगभग 15 साल पहले, कोई उसके पापा और उसके मामा के नाम से कोई एक एफआईआर हुई थी, इन्होंने फाइल की थी प्रशांत के खिलाफ। वो उस एफआईआर को पढ़ती है और जो पुलिस वाला था उसको थोड़ा सा टेबल के नीचे थोड़ी सी घूस देती है ताकि वो और उनको बता पाएँ। और उनसे पूछती है कि कोई सबूत के तौर पे कुछ है क्या आपके पास, कुछ उन्होंने सबमिट किया या कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि भाई एक तरीके से सुसाइड था या जो भी था, या सुसाइड था या मर्डर था, तो कुछ प्रूफ्स वगैरह होते हैं। तो वो जो हवलदार था वहाँ का, वो उनको एक डायरी देता है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं है प्रूफ के रूप में, लेकिन एक, क्योंकि प्रशांत के खिलाफ ये केस हुआ था तो उसके खिलाफ ये डायरी थी। तो कि इसमें मेंशन था, जो स्मिता ने, ज्योति ने खुद लिखा था कि प्रशांत उनसे ये सब करवा रहा है। अब वो उससे डायरी ले लेती है, उसको कहता है कि देखो मैम, मैं डायरी आपको घर तो नहीं ले जाने दे सकता, बट हाँ आप कुछ 2-4 घंटे अगर आप इसको यहीं पे रह के पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। उसको कुछ पैसा देती है और वो वहीं पे बैठ जाती है साइड में और वो डायरी पढ़ने लग जाती है। बहुत ही जल्दी जल्दी डायरी पढ़ती है। स्टार्टिंग में वही सब उसको पता लगता है जो उसकी दादी ने बताया था या फिर उसके पापा ने पढ़ा था। बाद में जाके उसको ना कुछ और चीज़ें पता लगती थी। उसको पता लगा कि जब भी उसकी मम्मी प्रशांत से मिलती थी ना, स्टार्टिंग में तो नहीं बट आगे के कुछ दिनों में उनके ना सेक्सुअल रिलेशनशिप बनने स्टार्ट हुए। प्रशांत उनको कुछ भी कह के अर्जुन के को वापस लाने का बहाना दे के उनके साथ सेक्स करने लगा। उनको बताने लगा कि ये चीज़ तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, ये क्रिया का पार्ट है, ऐसा कुछ है वो बताता। उसको हाँ ये भी पता लगा था कि जो प्रशांत है ना वो ओकल्ट में था, वो एक तरीके से कोई तांत्रिक था। और वहाँ पे तो ये लिखा हुआ था कि उसके कॉलेज में था, उनका जानकार था, बट एग्जैक्टली में है नहीं, वो नहीं पता किसी को, कभी कोई प्रशांत नाम का मिला नहीं। तो अब ये चीज़ पढ़ के ना उसको बहुत बुरा लगता है कि यार मतलब भले ही अर्जुन के लिए, बट मेरी मम्मी के उनके साथ एक तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट था। और ऑब्वियसली उसके पापा नहीं पढ़ा होगा ये चीज़, तो है ना, उनको पता, ये भी एक रीज़न हो सकता है हेट का, हेट करते थे। उसके बाद उन्होंने जब पढ़ा एग्जैक्टली कि अर्जुन को पाने के लिए स्मिता को खोना पड़ेगा, तो उसको वो चीज़ हिट कर गई कि यार ये चीज़ तो सच है, सच में मेरी मम्मी मुझसे शायद प्यार नहीं करती थी और इसलिए वो अर्जुन को पाने के लिए मुझ तक को खोने को रेडी थी। और इस चक्कर में उन्होंने इतना सब किया, ना अपनी खुद की फैमिली के बारे में सोचा, मेरे पापा के बारे में सोचा, ना मेरे बारे में सोचा, बस प्रशांत जो भी बोलता वो करती जाती। अब उसने डायरी पढ़ के वापस दे दी। अब उसको लेकिन वही सवाल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। वो वापस से वो सारी बातें तो वेरीफाई हो गई कि वो जो भी बताया सच बताया, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ और ऐड हुआ कि जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप था तो वो भी हेट करने लगी थी। बट उसको दिमाग में ये सवाल था कि फिर भी उसकी मम्मी उसके सपने में क्यों आती है, या फिर बस ये एक सवाल था जिसका उसको, तो भाई बस यही एक सवाल था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। ये सारे प्रूफ ठीक थे, उसको जो भी बताया उसके पापा ने या उसकी दादी ने, सब कुछ सही था, पुलिस वालों ने भी यही बताया, लेकिन बस वो एक सवाल कि आज भी वो मेरे साथ क्यों है और मेरे सपने में क्यों आती है। और उसको पता लगता है कि वो सोचती है कि यार इसका जो जवाब है ना, ये ना तो ये पुलिस दे सकती है, ना तो मेरे घर वाले दे सकते हैं। अब उसके मामा के बारे में क्या था कि उसके मामा की भी डेथ हो चुकी थी लगभग 10-12 साल पहले, तो इसलिए वहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता। तो उसके मामा भी नहीं थे जिनसे जाके पता करें, और बाकी गांव वालों को, घर वालों को कुछ पता ही नहीं है, आस पड़ोस वालों को बस इतना पता है तुम एकदम से चले गए थे और बस उसके बाद क्या हो उनको नहीं पता। तो सोचती है कि जैसे प्रशांत एक तांत्रिक था, तो शायद कोई तांत्रिक ही, अगर मेरी माँ सच में मेरे साथ है तो शायद कोई तांत्रिक, कोई सही तांत्रिक ही मुझे उनसे कनेक्ट कर पाए और एग्जैक्टली बता पाए कि क्या है इस सब का रीज़न, स्टोरी क्या है। राइट। तो
वो ढूंढती है। अब जैसलमेर में या राजस्थान में ना भाई आपको तांत्रिक ना मिलते हैं, थोक के भाव में। थोक के भाव में मिल जाते हैं, लेकिन भाई सही मिलना एक अपने आप में लक कहूँगा मैं, लक होता है। उसको फाइनली काफ़ी सारे लोगों से बात करने के बाद, फीडबैक्स के बाद में उसको एक तांत्रिक के बारे में पता लगता है। वो उनके पास जाती है और वो जो तांत्रिक था ना भाई, वो एक तरीके से बहुत ही एक अलग जगह पे, एक पहाड़ी पर किसी पे था, यानी कि दुनिया से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था। वो उनके पास जाती है, ऑब्वियसली वो उनसे एक चार्जेस मांगते हैं, लगभग शायद 50,000 के समथिंग, बस कनेक्ट करने का। और क्योंकि वो वेल टू डू फैमिली से थी तो वो कर देती है पे, इतना कुछ इशू नहीं था पेमेंट का, कर देती है। अब वो तांत्रिक कुछ क्रियाएं करना स्टार्ट करते, वो कहते हैं कि तुम ना शाम को आना इस टाइम पे, तो कहती है ठीक है आ जाऊँगी। और जब शाम को उसके पास पहुँचती है तो वो ना पूरा एक घेरा बना के बैठा था कुछ सामग्रियों के साथ में, और उसको अपने सामने बैठा लेता है और बीच में ही एक तरीके से एक अग्नि प्रज्वलित कर लेता है। उसके बाद में वो उसको आग बंद करने के लिए कहता है, और वो ऐसा क्लेम करता है कि तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे साइड में खड़ी है, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, जो एनर्जी तुम्हारे साथ में है, जो लेडी तुम्हारे सपने में आती है वो तुम्हारी माँ ही है। तो वो उससे पूछती है कि अपने सवाल तो पहले ही बता रही थी कि मुझे बस ये पता करना है कि आज भी वो मेरे साथ क्यों हैं, और एग्जैक्टली उस रात को हुआ क्या था जिस रात को उनकी डेथ हुई थी। तो वो तांत्रिक बताना स्टार्ट करता है अपने तरीके से, वो उनसे बात करता है, जो भी करता है वो बताना स्टार्ट करता है कि जब तुम्हारे पापा तुम्हें अपने साथ लेके गांव की तरफ भागे थे, तब उनको ना एकदम से एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि वो क्या करने जा रही थी। वो अपनी ही बेटी को ख़त्म करने जा रही थी, मारने जा रही थी। तो उनको ना खुद से ना काफ़ी ज़्यादा नफ़रत हो गई कि यार मैं ये क्या करने जा रही थी। और उनको वहाँ पे ना एक रियलिटी चेक मिल गया था कि अर्जुन नहीं आने वाला, हो सकता है प्रशांत उनका यूज़ कर रहा हो, ऐसा उनको फील हुआ। और फिर उनको यही लगा कि मैं मान लो वापस जाऊँगी तो मैं किस तरीके से तो उनके पापा से नज़रें मिलाऊँगी और कैसे अपनी बेटी से नज़रें मिलाऊँगी, क्योंकि भाई पूरा गांव और पूरा सबको पता लग गया था ना कि क्या कर रही थी वहाँ पे। तो उसको यही चीज़ फील हुई, और इसलिए वो कहती है कि इसलिए मैंने वहाँ पे सुसाइड कर लिया, मैं डूब गई थी इसलिए, क्योंकि वो चीज़ मुझसे नहीं रहेगी। और क्योंकि वो उस तड़प के साथ वो डूबी थी कि अपनी बेटी को ही मारने जा रही थी, उसको रियलाइज़ हुआ कि सच में अपनी बेटी से कितना प्यार करती है, कितनी अच्छी वो लड़की थी, और इस दर्द में वो मरी थी इस चीज़ को लास्ट में लेते हुए अपने साथ में। तो इस वजह से उसकी आत्मा को कभी शांति तो मिली नहीं, क्योंकि बहुत कुछ लेके अपने साथ गई थी, तो आत्मा को शांति नहीं मिली, भले उन्होंने क्रियाएं की हो, कुछ भी किया हो। और वो कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी के पास रहना चाहती थी, लेकिन वो उनसे नज़र नहीं मिला पाती, इसलिए उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। अब वो सच में अपनी बेटी के साथ रहती थी, उसकी रक्षा करती थी, बुरे लोगों से उनको बचाती थी। और उसको ना काफ़ी बुरा लगता था जब वो अपने मम्मी के बारे में पता करने की कोशिश करती, लेकिन कोई भी उसको नहीं बताता। वो खुद चाहती कि किसी तरीके से मैं इसको बता दूं, किसी तरीके से इसकी हेल्प करूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहती थी कि इसको पता लगे कि मैं ही इसको मारने का प्लान कर रही थी। तो इस तरीके से वो रुक जाती, और उसके बस में भी ज़्यादा कुछ था नहीं। तो तांत्रिक उसको बताता है कि तुम्हारी माँ की जो आत्मा है ना, वो आज भी भटक रही है, उनको मोक्ष नहीं मिला है। तो ये बात सुनते ही ना, जब उनको पता लगता है कि भाई भले ही पहले कुछ भी चाहती हूँ वो, बट अल्टीमेटली उनको रियलाइज़ हो गया सच में उनसे प्यार करती थी। तो वो उन तांत्रिक को कहती है कि देखो, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि मेरी माँ आज भी मेरे साथ है, बट मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे ही भटकती रहे। मैं चाहती हूँ कि वो उनकी आत्मा को शांति मिले। मुझे उनसे कोई नफ़रत नहीं है, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने जो भी किया वो एक बच्चे के प्यार में किया, और जो भी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल थे वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किए, उनको यूज़ किया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया, इस वजह से ये सब चीज़ें हुई। तो मैं ये समझ चुकी हूँ, उनको कोई भी गिल्ट अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उनको माफ़ कर दिया है। और जो तांत्रिक उनको बताता है कुछ क्रियाएं कि आपको ना उनके मोक्ष के लिए ये सब क्रियाएं करनी होगी, पिंडदान वगैरह ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि पिछली बार नहीं हुआ था ठीक से। अब वो वापस जाती है, अब वो वापस अपने पापा को बताती है। ऑब्वियसली उसके पापा गुस्सा करते हैं, बट उनको समझाती है कि आप प्लीज़ बैठकर एक बार मेरी बात सुनिए। तो उसने सारा बताया कि मैं गई थी, ये सब चीज़ें हुए, हमारी माँ जो हैं वो आज भी हमारे साथ हैं, और मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं उनको शांति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए।
और उसके पापा भी समझ जाते हैं यहाँ पे कि भाई जो भी उसने किया वो खुद की मर्ज़ी से नहीं किया, अपने बच्चे खुद की मर्ज़ी से उन्होंने नहीं किया, अपने बच्चे के प्यार में किया। और इस बात का उनको गिल्ट है, ये बात उनको रियलाइज़ हो गई और वो नज़रें नहीं मिला पाती बाकी सभी लोगों से, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उसके पापा के मन में जो भी नफ़रत थी वो उन सबको भूल जाते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं। और उसके बाद में जो भी क्रियाएं होती हैं, पिंडदान होता है या फिर जो भी क्रियाएं होती हैं, वापस से 13 दिन की क्रियाएं वहाँ पे की जाती हैं उसकी मम्मी के लिए। पहली बार भाई मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं भाई, पहली बार लाइफ में वो अपनी मम्मी की फ़ोटो देखती है भाई, जो कि वहाँ पे रखी जाती है उस पूजा में। और वो देख के ना भाई लिटरली उसकी आँख में आंसू थे। मतलब इतने साल से वो अपनी मम्मी को जो ढूंढती रही कि कुछ पता लगे, जब लास्ट में पता लगा और वो एक रीज़न बन पाई कि उसकी वजह से उसकी मम्मी की आत्मा को शांति मिल पाई। और हाँ, जो मैं प्रूफ की बात कर रहा था, जो लॉकेट उनके पास था, वो लॉकेट एग्जैक्टली जगन्नाथ जी का था। भगवान जगन्नाथ जी है, उनका एक लॉकेट था। और मुझे स्टोरी बताने से लगभग 1 महीना पहले, अभी उनकी एज लगभग 22 साल है, वो लॉकेट अपने पास हमेशा रखती थी इस उम्मीद में कि उनकी माँ आज भी उनके साथ हैं एक अच्छे तरीके से। तो कुछ दिन पहले ना वो लॉकेट, लगभग 10-15 दिन पहले, मुझसे बात करने से 10-15 दिन पहले वो लॉकेट ना गिर के उनसे टूट गया था। और जब वो टूटा ना भाई, उनको इतना बुरा लगा। और उन्होंने मेरे को बताया, मेरे को फ़ोटो भी फिर फ़ोटो नहीं, मतलब फ़ोटो तो भेजी ही, साथ में उन्होंने पोर्टर के थ्रू उन्होंने मेरे को वो लॉकेट भेजा अगले ही दिन। और वो आज भी मेरे पास रखा है। मुझे नहीं पता भाई एग्जैक्टली उस लॉकेट का क्या करना है। उसने मुझे इसलिए दिया ताकि मैं उसको एज अ प्रूफ यूज़ कर पाऊँ, लोगों को बता पाऊँ कि ये सच्ची स्टोरी है, ऐसा भी होता है। स्पिरिट्स हमारे पास रहती हैं, हमारी रक्षा भी कर सकती हैं, उनको भी गिल्ट होता है, उनको भी पछतावा होता है। ये सब चीज़ें हम बता पाएँ। और साथ ही साथ उसने वो लॉकेट देने का मेन रीज़न ये था कि क्योंकि उसकी गलती से वो लॉकेट टूट गया, वो उस लॉकेट को अपने पास नहीं रख पा रही थी, वो बार बार उसको गिल्ट हो रहा था। तो इसलिए कहा कि विकास, मेरे को नहीं पता इसका एग्जैक्टली क्या करना है, इसको अपने पास रखो। अब भाई मैंने ले तो लिया वो प्रूफ के लिए कि ताकि बस ये पता लगे भाई ये सच्चाई है या फिर बस मनगढ़ंत सब कुछ बनाया हुआ है। तो उन्होंने लॉकेट भेजा, लॉकेट आज भी मेरे पास है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या करना है, उस लॉकेट को अपने पास रखूं या फिर उसकी, हो सकता है उस लॉकेट से किसी की मेमोरीज, किसी की सच में किसी की आत्मा, किसी की कुछ इच्छाएं उससे कनेक्टेड हो। एग्जैक्टली क्या करना है भाई मुझे नहीं पता। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि उस लॉकेट का क्या किया जाना चाहिए। विकास भाई, ये इंसिडेंस पता है क्या, जब आप बीच बीच में सुना रहे थे ना, मेरे को अलग सी वाइब आ रही थी, अलग से गूज़बम्प आ रहे थे कि हाँ, एक कई बार क्या होता है ना कि आप प्यार में, देखो अभी राजस्थान में ना बहुत छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है यार, राजस्थान में जैसे मैंने आपको एक बिहार की कहानी सुनाया था, ठीक है, उसमें भी ऐसी चीज़ें थी कि लोग है ना लड़कियों को नहीं चाहते हैं, ठीक है। और पहले कुछ रस्में भी थी राजस्थान में कि 16 साल, मतलब 10-12 साल में शादी कर देते थे। बाल विवाह का प्रथा वहीं से शायद चली है जी, ठीक है। उसके बाद में पैदा होते ही लड़कियों को मार देना, या आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे दुल्हन को बेचा जाता है, उनकी शादियां नहीं होती हैं। राजस्थान में कुछ ऐसे गांव हैं, अच्छा, जहाँ पे आज भी आप शादी करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे दुल्हन की बोली लगती है। ओह, ये आज भी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इस पे यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई है कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मेले लगते हैं, ठीक है, जहाँ पे लड़कियों की बोली लगाई जाती है। तो ये चीज़ें है ना बहुत पुरानी चली आ रही है। मुझे नहीं पता आज के टाइम पे क्यों चल रही हैं, या आज के टाइम पे इन्हें बैन क्यों नहीं किया गया, या आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जेंडर टेस्टिंग कराते हैं। हाँ, ठीक है, हालांकि इलीगल है बट फिर भी करवा लेते हैं। इलीगल है फिर भी लोग है ना करवा लेते हैं, ठीक है, और उससे पता करते हैं कि भाई लड़का है या लड़की है। और कई बार तो मेरे साथ मतलब मेरे ही नोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अच्छा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे नोन हैं जिनकी शादियां हुई, 1 साल बीता और पहली उनकी लड़की हो गई, तो मतलब ये समझ लो कि डिवोर्स वाली नौबत आ गई कि डिवोर्स दे दिया, लड़की नहीं रखनी है, तेरे तो लड़की हो गई, हमारा ख़ानदान कैसे चलेगा, हमारा वंश कैसे चलेगा।
इस तरीके की घटिया सोच अभी भी लोगों ने पाल रखी है। भाई, नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं भाई, कोई भेदभाव नहीं है एक्चुअल में इनमें, ठीक है। आई थिंक जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के शायद ही अब कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं जी, अब वो वाला जमाना नहीं रहा लड़कियां है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं भाई, लड़कियां ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो विकास भाई बहुत मजा आया आपके साथ स्टोरी सुन के। आशा करता हूँ आपसे फिर किसी दिन कनेक्ट करूँ और फिर एक भयानक स्टोरी सुनूं। जी भाई भयानक का तो पता नहीं स्टोरी कैसी थी, बट मेरे को पर्सनली एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैं किसी की स्टोरी, किसी का इंसिडेंट जो कि इतना ज़्यादा अमेजिंग था, या फिर किसी की पूरी लाइफ मैंने बताई भाई, मेरे को पर्सनली एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देखो क्या है ना, ये स्टोरी हॉरर ना होते हुए भी ना गूज बम्प दे रही है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत भाई सारी जो मेमोरीज रियल होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। अब जो हॉरर लवर्स हैं भाई, उनको भी अपने एलिमेंट्स मिल जाएंगे इसमें, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ रियल में ऐसे ही होता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सर का चैनल आप जानते हैं, द यंग पॉडकास्ट, हमसे तो बहुत 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 ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सो सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और जल्दी से भाई के 1 मिलियन कराइए। और मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, तब तक के लिए जय श्री राम।